यस, नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज हम करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो कुछ 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे, वन बाय वन करके उनको सॉल्व करते हैं, साथ साथ आप भी उनको सॉल्व करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ गैलियम इज। जो गैलियम का 19th इलेक्ट्रॉन है उसके लिए जो अपने पास नंबर्स हैं, प्रिंसिपल नंबर है, एजिमुथल नंबर है, जो अपने पास नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या रहेगी। देखिए ध्यान से आप। तो मुझे गैलियम का लिखना पड़ेगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गैलियम 31 पे आता है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। एल्यूमिनियम के नीचे अपने पास आता है अपने पास गैलियम। तो इसका व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये 18 भर चुके हैं आपने। अब आपको 19 भरना है। 19 किसमें जाएगा? 4s1। ये है आपका 19th इलेक्ट्रॉन जिसके बारे में पूछा गया है। मतलब s में 2 आएंगे, हम जानते हैं कि 4s2 रहेगा, यहां पे 3d10 रहेगा और 4p1 हो जाएगा। ये सब कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन मुझसे तो पूछा गया है कि 19th इलेक्ट्रॉन के बारे में विचार कीजिए, उसके बारे में कुछ डाटा बताइए। तो भाई 19th इलेक्ट्रॉन तो हमारा ये वाला रहेगा, इसमें जाएगा आपका 19th इलेक्ट्रॉन 4s शेल के अंदर अपने पास। तो इसका सेट क्या रहेगा अपने पास, इसके नंबर क्या रहेंगे बेसिकली। अगर 4s ऑर्बिटल के अंदर अपने पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, बिकॉज ये रहेगा अपने पास। s ऑर्बिटल है तो उसका जो सबशेल रहेगा दैट विल बी हैविंग वैल्यू ऑफ 0। L की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर L 0 है तो M की वैल्यू भी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी स्पिन या तो प्लस हाफ हो सकती है या माइनस हाफ हो सकती है। तो ये उसके नंबर्स की वैल्यू हो सकती है अगर आपका 19th इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल को ऑक्युपाई कर रहा है। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए आप। 400 हाफ, 410 प्लस हाफ नहीं होगा क्योंकि L आपका 0 है। S ऑर्बिटल के अंदर आप जानते हैं कि आपकी L की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से कुछ 15-20 क्वेश्चन कराऊंगा इस टॉपिक के अंदर ताकि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए। जो बच्चे क्लास 11th में हैं उनका तो बढ़िया रहेगा, उनका एक रिविजन रह जाएगा। और जो बच्चे क्लास 12th में हैं जिसको अभी एग्जाम देना है जेईई मेंस का, मेडिकल का, तो वो भी अब शुरू कर सकते हैं 11वीं का रिविजन। बिकॉज बहुत सारी जगह क्लास 12th अभी एंड होने वाली है सिलेबस, तो आप क्लास 11th का रिविजन स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशली जेईई मेंस के लिए। बिकॉज जनवरी में हो सकता है आपका जेईई मेंस लग जाए, तो थोड़ा सा आपको 11वीं क्लास रिवाइज करके जानी पड़ेगी। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे इन चीजों को, तो फिर मैं ऐसे सेशन लाता रहूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इसमें टफ भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन इजी भी रहेंगे। तो मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं ताकि चैप्टर पूरा कवर हो जाए आपका, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू स्टेटमेंट। कितनी बातें इनमें से सही हैं अपने पास पूछा गया, ठीक है। कितनी बातें इनमें से सही हैं। देखिए साई स्क्वायर रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हां, जैसे आप पढ़ते हैं श्रोडिंगर वेव फंक्शन, तो जब हम पढ़ते हैं श्रोडिंगर वेव फंक्शन को, तो साई क्या रहेगा अपने पास? दिस इज वेव फंक्शन। ये हमारा वेव फंक्शन बताता है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसके स्क्वायर का होता है सिग्निफिकेंस, दैट इज साई स्क्वायर। और साई स्क्वायर क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करता है वो। टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये बेसिक है, अगर आपने चैप्टर कवर किया है तो आपके वाली बात पता होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी मच करेक्ट, तो उसको आप सही मानेंगे। जी हाँ, आरपीएफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्फेरिकल रीजन। जी हाँ, स्फेरिकल जोन के अंदर, स्फेरिकल रीजन के अंदर जो अपनी डेंसिटी रहेगी उसको आप रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से या आरपीएफ फंक्शन से निकाला करते हैं। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है अपने आप में। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे रहेगा ये वाला स्टेटमेंट। तो जो एडवांस के जो बच्चे रहेंगे अपने पास,
वो स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, हम क्लास में ग्राफ बनवाते हुए आरपीएफ के डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए। थर्ड, देयर इज नो रेडियल नोड इन 1s ऑर्बिटल। अब 1s ऑर्बिटल की बात करें तो भाई पहले मुझे बताइए कि रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है। इट इज n-l-1। आप 1s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। s मतलब l कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले पुट कीजिए, n इज 1 - 0 - 1 दैट इज 0। तो ये वाली बात भी सही है कि 1s ऑर्बिटल में कोई भी नोड नहीं आएगा, स्पेशली डिस्टेंस डिपेंडेंट नोड जिसे आप रेडियल नोड भी कहते हैं, वो नहीं आने वाला। सो अगेन ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीनों ही ऑप्शन सही हैं आपके। तो आंसर विल बी योर ए, बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आप वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद ओपन करके उसका सोल्यूशन को आप चेक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एटॉमिक में धीरे धीरे क्वेश्चन करके अपनी चीज को रिवाइज कर सकते हैं और अपने लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो आ जाओ। अगला क्वेश्चन, भैया थोड़े क्वेश्चन बड़े हो जाओ। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते, काफी बढ़िया, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर सकते हो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बेसिकली इंपॉर्टेंट है। डिजेनरेसी ऑफ H एटम इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट के अंदर H एटम की डिजेनरेसी क्या रहेगी। अच्छा, अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिजेनरेसी, इसको देख लीजिए आप। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी या ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। कितने ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, उनको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स, या उस संख्या को बोलते हैं डीजनरेसी, उस नंबर को बोलते हैं डीजनरेसी, और उस सेट को बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलता हूं ग्राउंड स्टेट, ध्यान से देखिए लैंग्वेज में क्या होता है। अगर मैं बोलता हूं ग्राउंड स्टेट, n विल बी 1, फर्स्ट ऑर्बिट की फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलता हूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब n बराबर 2, सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं। सिमिलरली सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, आई होप आपको चीजें याद आ रही होंगी। थर्ड, मैं बोलता हूं थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मीनिंग n बराबर 4, यानी कि फोर्थ शेल, फोर्थ ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की संख्या पता करना चाहते हैं। अगर आपका n बराबर 4 है तो मुझे बताएंगे आप n बराबर 4 के लिए कौन कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। तो आप कह सकते हैं कि सर अगर n बराबर 4 है तो 4s पॉसिबल है, 4p, 4d और सर 4f भी तो पॉसिबल है। मैंने कहा जी 4s, 4p, 4d, 4f पॉसिबल है। यस, इस तरीके से आप निकाल लेंगे, बिकॉज अगर n आपका 4 है, l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 1, 2, 3। 0 मतलब s, 1p, 2d, 3f। तो क्या 4s, 4p, 4d, 4f की एनर्जी बराबर है। अगर H एटम के लिए पूछा गया है तो मैं बोहर मॉडल अप्लाई कर रहा हूं, और आपको भी वही करना है। H एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, या फिर ऐसे स्पीशीज के लिए जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो यू कैन अप्लाई बोहर मॉडल। और बोहर मॉडल के अंदर सिर्फ n चेक करते हैं, n के पीछे कौन सा सबशेल है उसकी बात नहीं करते हैं। तो अगर मैं बोहर के पास गया तो बोहर कहता है कि इन सभी की एनर्जी बराबर है। वो तो हम जानते हैं कि बराबर तो नहीं है, लेकिन किस पे एप्लीकेबल है ये चीज, हाइड्रोजन एटम पे या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे वाली बात एप्लीकेबल हो सकती है, बिकॉज सबका n बराबर है। लेकिन हम जानते हैं किसी और स्पीशीज के लिए तो n+l रूल से हम निकालते हैं एनर्जी का ऑर्डर। इंग्लिश में बोला हुआ है H एटम की बात कीजिए, तो H एटम पे आप अप्लाई करेंगे बोहर मॉडल को। तो मुझे बताएंगे 4s में कितने ऑर्बिटल हैं, 1 ऑर्बिटल है। 4p में 3 ऑर्बिटल हैं। 4d में 5 ऑर्बिटल हैं। इन 4f में 7 ऑर्बिटल हैं। इन सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है। 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16। So we have 16 orbitals having same energy. So what is degeneracy? Answer is 16.
तो आप किसी भी लेवल की डीजेनरेसी या नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेम एनर्जी निकाल सकते हैं इस तरीके से। काफी अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि भाई इसका छोड़िए, आप इसका निकाल दीजिए, इसका बता दीजिए, इस तरीके से। अगर H एटम मेंशन कर रखा है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। और मोस्टली जो ये शब्द आपके सामने आएगा डीजेनरेसी वाला, वो इसी एटम के लिए पूछा जाएगा, ताकि आप यहां गलती कर सको। बिकॉज बच्चे क्या करेंगे, यहां पे लगा देंगे N+L रूल, वो गलत हो जाएगा। आपको H एटम दिया हुआ है तो आपको बोहर मॉडल ही अप्लाई करना है, ठीक है। आई होप आपसे सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स भी तो आपको करने आने चाहिए। यस, न्यूमेरिकल्स करोगे तो ही तो भला होगा फिजिकल केमिस्ट्री में। तो कुछ न्यूमेरिकल्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन H एटम इज -6.8 eV इन विच एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी गिवन है H एटम की, जो कि थोड़ा सा अनयूजुअल है, बिकॉज हम तो टोटल एनर्जी निकाला करते हैं। 2-3 बातें बताऊंगा, सुनना ध्यान से आप। यहां से आपकी थोड़ी बहुत थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। जो एनर्जी हम निकालते हैं ना किस फॉर्मूले से, -13.6 Z²/n²। याद आया फॉर्मूला, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी आप निकालते हैं बेटा, ये आपकी होती है टोटल एनर्जी। जो आपकी टोटल एनर्जी होती है वही आपकी वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि मैथमेटिकली टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम आने वाली है, लेकिन टोटल एनर्जी आपकी नेगेटिव में आएगी और काइनेटिक एनर्जी आपकी पॉजिटिव में आती है। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब वैल्यू तो वही आएगी। मान लो वैल्यू आई 5 eV, आपकी एनर्जी आई 5 eV, तो उसके -5 eV, तो उसको आगे आप प्लस लगा देंगे तो +5 eV बन जाएगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रहेगी इसकी वैल्यू आपके पास। यानी कि मैथमेटिकली अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है काइनेटिक एनर्जी निकालने का इलेक्ट्रॉन के लिए। वैल्यू का फॉर्मूला, वैल्यू वही आने वाली है जो टोटल की आती है, बस मैग्नीट्यूड का मतलब साइन का फर्क है आपके पास, ठीक है। यहां अगर -5 eV आएगा तो उसके वैल्यू +5 eV हो जाएगा, किसका, काइनेटिक एनर्जी का। और साहब यहां तो पोटेंशियल दिया हुआ है, उस पर आता हूं मैं। अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। So what is the value? Twice of -13.6 Z²/n²। बिकॉज पोटेंशियल और काइनेटिक को ऐड करोगे तो वापस टोटल आ जाएगा, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, -6.8 eV, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 6.8 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 13.6 Z। H एटम दिया हुआ है बेटा, यस। अगर H एटम है तो Z1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। n², मुझे ऑर्बिटल नहीं, सॉरी ऑर्बिट नहीं पता मुझे, पूछा इन विच एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। n निकाल लेता हूं, वो सब आ जाएगा। तो देखें एक बार थोड़ा सॉल्व करो भाई, क्या करेंगे। 6.8 ट्वाइस कट जाएगा, हाँ साहब। n² यहां जाएगा, 2 दूनी 4, n² बराबर 4, n बराबर 2, n विल बी 2, n बराबर 2 आएगा। अगर n 1 होता है तो उसको अभी बताया था मैंने, उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अगर n बराबर 2 है तो उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। हमसे पूछा है कि कौन से एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है, पूछा गया ना, इन विच एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन बैठा रहेगा। अगर n बराबर 2 है तो ये रहेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन 1 हो जाएगा। हल्का से ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि सोच सकता है बच्चा गलती कर दे यहां पे निकाल के भी कि भाई n2 आएगा, वो सेकंड मार दे, ढंग से क्वेश्चन को ना पढ़े। अब जिसको ये सब नहीं पता तो वैसे ही उसका तो खेल ही खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा बेसिक को आप अच्छा रखिएगा, और आई होप आपके यहां से फॉर्मूलेस के साथ क्वेश्चन करने की टेंडेंसी भी आपकी थोड़ी सी इंक्रीज रहेगी, ठीक है, अच्छी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बना लिया अपन ने, बढ़िया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल थोड़ा सा आपका है स्पेक्ट्रम वाले टॉपिक से। हम पढ़ते हैं क्लास के अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोहर मॉडल की बात पढ़ते हैं, तो उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। क्वेश्चन सेज
टोटल नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड इन द इंफ्रारेड रीजन। देखो सवाल देखिए ध्यान से आप कि भाई साहब IR रीजन में, इंफ्रारेड मतलब होता है IR रीजन, पढ़ते ना अपन अल्ट्रावायलेट, विजिबल IR, फार IR, पढ़ते ही चीज देखो कि भाई आपका जो लाइमन सीरीज है वो यूवी के अंदर फॉल करती है। बाल्मर अपने जो सीरीज है अपने पास, उसमें कुछ पोर्शन विजिबल का आता है, कुछ पोर्शन IR का आता है, उसके बाद बाकी सीरीज तो IR में चली जाती है। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलते हैं अपने पास, टोटल नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड इन द IR जोन व्हेन इलेक्ट्रॉन इज डी एक्साइटेड, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऊपर से आप नीचे लेके आ रहे हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ डी एक्साइटेड फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट? n बराबर 6 टू ग्राउंड स्टेट इन H एटम। H एटम में आप 6th लेवल से फर्स्ट लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स को लेके आ रहे हैं। उसको ऐसा लाने में, ऐसा करने में कितनी लाइंस आपको मिलेंगी IR के अंदर? आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, सैंपल में आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। बोला क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन इज डी एक्साइटेड, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, उससे आपको 6 से 1 पे लेके आना है। तो कितने IR रीजन से आपको गुजरना पड़ेगा, पूछा गया है बेसिकली। सवाल आसान है, देखिए ध्यान से आप। इसको यहां कर दूं तो पेन में उलझा रहता, कौन सा पेन लिया जाए? 3 4 5 6। देखिए बेटा जी, n बराबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। यहां बैठा है आपका प्यारा प्यारा इलेक्ट्रॉन, यहां पे ये फुदक फुदक के नीचे आएगा बेचारा, आराम से नीचे आएगा। अब इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि सीधा नीचे आ जाए, या टका टक आराम से नीचे आए, स्टेप बाय स्टेप नीचे आए। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप ही नीचे लाएंगे, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप नीचे लाने से ही मैक्सिमम लाइंस मिलेंगी, तब हम लाइंस को काउंट करके IR या बाकी जोन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप एक ही बार में नीचे लाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता सवाल करना, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखो, 6 से 5 पे आता है, 5 से 4 पे आता है, 4 से 3 पे आता है, 3 से 2 पे आता है, 2 से 1 पे आता है। मुझसे पूछा कितनी लाइंस मिलेंगी IR रीजन में अगर आप फिफ्थ एक्साइटेड से n बराबर 6 से ग्राउंड स्टेट में आते हैं H एटम के लिए। तो ये रहेगा अपने पास। अगर आप किसी भी लेवल पे 1 पे आ रहे हो तो वो UV रीजन में चला जाएगा, बिकॉज लाइमन सीरीज बन जाएगी आपके पास। अगर आप किसी भी रीजन से 2 पे आओगे बाल्मर सीरीज में, तो बाल्मर सीरीज की पहले 4 लाइंस ही विजिबल में होती हैं, उसके बाद सब मामला चलता है IR में। 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, पहली 4 लाइंस बाल्मर की विजिबल में रहेंगी। 7 से 2 IR, 8 से 2 IR। अक्सर ऐसे बच्चे बोलते कि सर पूरा बाल्मर जोन ही तो विजिबल जोन है, ऐसा नहीं है। पहले 4 लाइन ही वो फ्रीक्वेंसी के अंदर जा पाती हैं, वेवलेंथ के अंदर जा पाती हैं जो विजिबल की हैं। आप 5th लाइन को चेक कर लीजिएगा, वेवलेंथ निकालने के बाद वो निकल जाएगी जोन से बाहर, उसकी वेवलेंथ कम आ जाएगी, यानी कि वो IR में फॉल कर जाएगी, ठीक है। अगर आप किसी भी लेवल से 3 पे आते हैं, 4 पे आते हैं, 5 पे आते हैं, तो ये बात तो तय है कि IR मिलने वाली। लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड, तो बाल्मर के बाद तो सभी के सभी IR ही होते हैं। तो 6 से 5 पे आए, क्या ये IR है? जी हाँ। 5 से 4 पे है, क्या ये IR है? बिल्कुल हाँ। 4 से 3 पे है, क्या ये IR है? बिल्कुल है। 3 से 2 पे है, क्या ये विजिबल है? 2 से 1 पे है, क्या ये अल्ट्रा वायलेट है? मुझे पूछा अब IR कितना है? 1 2 3, 3 का ऑप्शन है क्या? ऐसे इस प्रकार से आपका ऐसे क्वेश्चंस को धीरे धीरे सॉल्व करना रहेगा। इस तरीके से मैं धीरे कर रहा हूं, लेकिन अगर आते हैं तो आप फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। थोड़ा सा सिंपल करें, नेक्स्ट करेंगे सारी, कोई सिंपल कोई टफ, हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे अपने पास। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो बताइए आप। अब भाई देखो, प्रोटॉन क्या होता है? हाइड्रोजन एटम को ही
प्रोटॉन घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता हूं। और दूसरा क्या है, अल्फा पार्टिकल। हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। भाई स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है, ये हम पढ़ते हैं कैथोड रे एनोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर। स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो, यानी कि आपको इन दोनों का चार्ज और मास पता होना चाहिए। अगर H का चार्ज आप Q मानते हैं, दैट इज प्रोटॉन का चार्ज QP मानते हैं, प्रोटॉन का चार्ज QM मानते हैं, अल्फा पार्टिकल का चार्ज आप Q अल्फा मानते हैं और इसका मास आप M अल्फा मानते हैं, तो वैल्यू पुट कर देंगे। उससे पहले क्या पता होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल का चार्ज ट्वाइस रहेगा प्रोटॉन के चार्ज, अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स रहेगा मास ऑफ प्रोटॉन। क्यों, देख पा रहे हैं मास 4 गुना है, चार्ज इसका 1, इसका चार्ज 2 है, 2 गुना हो गया चार्ज। अब बस वैल्यू ही पुट करनी है, इसके अलावा कुछ बचा नहीं सवाल के अंदर। ऊपर प्रोटॉन, नीचे क्या आएगा, अल्फा आएगा, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन और नीचे अल्फा पार्टिकल। तो इसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास, QP डिवाइड बाय MP, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, Q अल्फा डिवाइड बाय M अल्फा। अब Q अल्फा बाय M अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए आप इन टर्म्स ऑफ QP एंड MP। Q अल्फा इज ट्वाइस ऑफ QP एंड व्हाट इज M अल्फा, 4 टाइम्स MP। रेशियो किया आपने तो कुछ कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं यहां से, इस तरीके से देखिए आप, 4 ऊपर जाएगा, नीचे 2 बचेगा, 4/2 विच इज 2:1। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, 2:1 रहेगा अपने पास, ठीक है। ध्यान दिए भाई, आसान क्वेश्चन है। आई होप आप ऐसे क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि सर हाँ हमसे 15 क्वेश्चन थे, हमने खुद अटेम्प्ट किए, तो हमसे 5, 6, 4, 2 जितने बने आपसे बता दीजिएगा, ताकि मुझे आइडिया रहे कि भाई क्वेश्चंस के लेवल हमें कैसे रखना है। अगर क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे हैं, ज्यादा कर पा रहे हो, तो नेक्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन के लेवल बढ़ा दूंगा। अगर ये भी नहीं हो पा रहे हैं तो लेवल कम तो नहीं करूंगा मैं, आपको फिर अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये देखिए बेटा, अगेन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के अंदर। इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड फ्रॉम 4th लेवल टू 2nd लेवल इन हीलियम प्लस आयन। हीलियम प्लस आयन के लिए आपका इलेक्ट्रॉन 4th लेवल से 2nd लेवल की तरफ आ रहा है, ठीक है। हीलियम प्लस का मतलब है अपने पास, हीलियम मतलब Z विल बी इक्वल टू 2। आप 4 से 2 पे आ रहे हैं, आइए, किसने मना किया, आओ भैया। एंड एमिटेड रेडिएशंस, अब अगर आपका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो उसे एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी। एनर्जी एमिट करते हैं इन फॉर्म ऑफ फोटोन, कुछ एनर्जी आपने फोटोन्स के फॉर्म में लॉस कर दी। है वेवलेंथ लैम्डा, तो आपने जो एनर्जी निकाली उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। सेम वेवलेंथ विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज डी एक्साइटेड फ्रॉम 4th लेवल टू 1st लेवल इन H एटम, 6th to 3rd इन लिथियम, 8th to 4th इन बेरिलियम। अच्छा, यानी कि मुझे अदर स्पीशीज के कौन से लेवल चूज करने पड़ेंगे ताकि सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन या सेम वेवलेंथ मुझे ऑब्टेन हो जाए। तो पहले इसकी वेवलेंथ को मैथमेटिकली निकाल लेते हैं, फिर इन सबकी भी निकालनी पड़ेगी, फिर कंपेयर करना पड़ेगा। देखो ध्यान से क्या करें, एक फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं ना इसके अंदर, याद है आपको, वेव नंबर, दैट इज 1/λ। क्या होता है वो, R n1² 1/n2² मल्टीप्लाई बाय Z²। याद आया। स्पेसिफिकली हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम के अंदर, सवाल स्पेक्ट्रम का ही अपने पास। R इज रिडबर्ग कांस्टेंट, ये अपने पास एनर्जी लेवल रहेंगे तरीके से, ठीक है। तो पहले जो गिवन है उसकी एनर्जी निकाल लेते हैं ना हीलियम प्लस की, तो ये एनर्जी कितनी आएगी 4 से 2 आने पे, वेवलेंथ कितनी आएगी, बिकॉज जो वेवलेंथ इसकी आ रही है सेम वेवलेंथ होनी चाहिए आपकी बाकी लेवल्स के लिए भी। तो मैं पहले इसकी वेवलेंथ निकाल लेता हूं, इनकी भी निकाल लूंगा, सेम आएगी तो मैच करवा देंगे अपने पास। तो 1/λ कितना आएगा अपने पास, यहां से R इंटू Z²।
हीलियम का सेट कितना, 2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा अपने पास। और यहां क्या आएगा अपने पास वैल्यू, 1/2 स्क्वायर 1/4, तो 1/2 स्क्वायर इज 4 एंड 1/4 स्क्वायर इज 16। इस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। दैट इज 1 बाय लोअर माइनस 1 बाय हायर, इस तरीके से करते हैं, उसका स्क्वायर कर देना। तो 1 बाय लैम्डा कितना आ रहा है भाई बताओ, 4r के अंदर क्या बचा 16, 4 माइनस 1 3, 4 4, इधर क्या बचा 1 बाय लैम्डा, कैलकुलेशन है बेटा उसके अलावा कुछ नहीं है, 3r/4, लैम्डा कितना आ गया 4/3r। तो इसका जो वेवलेंथ आ रही है मेरे पास डाटा जो सवाल में गिवन है वो 4/3r आ रही है। तो मुझे बाकी ऑप्शंस के लिए भी ये वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी, अगर वो बराबर मैच करती है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो ये तो डाटा जो सवाल में गिवन है वो निकाला है मैंने। अब मुझे ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या है, 4th लेवल से 1st लेवल में H एटम के लिए, ठीक है। तो 1 बाय लैम्डा बराबर r 4th लेवल से 1st लेवल में, ठीक है। तो 1st लेवल क्या रहेगा अपने पास, उसका स्क्वायर 1 रहेगा, और 4th लेवल मतलब n बराबर 4 दैट इज 16 हो जाएगा। H एटम है उसका स्क्वायर Z1 हो जाएगा, Z स्क्वायर 1 रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 बाय लैम्डा कितना रहेगा r, यहां आ जाएगा अपने पास दूर दूर तक भी आपका आंसर उसके आसपास नहीं आ रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो फटाफट चेक कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होती। सेकंड ऑप्शन क्या बोलते हैं, 1 बाय लैम्डा बराबर r, लिथियम 2+ है, Z विल बी 3, उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, बाहर 9 आएगा ब्रैकेट के, ब्रैकेट में क्या आएगा, लेवल क्या है 6th लेवल से 3rd लेवल पे आप आ रहे हैं, 3rd मींस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 6 मतलब उसका स्क्वायर 36 हो जाएगा, 1/36। कितना बचा है r इंटू 9, यहां बचेगा 36, 4 माइनस 1 3, एलसीएम ले लेंगे 9 4, हाँ कुछ कुछ लग रहा है, ऊपर क्या आया 3r/4 आया 1 बाय लैम्डा, जी हाँ ये बैठेगा, ये आ रहा है, सेकंड आ रहा है। अब सेकंड तो थर्ड भी हो सकता है बिकॉज ऑप्शन वैसा गिवन है, तो मुझे थर्ड वाला भी चेक करना पड़ेगा ना। ऐसे क्वेश्चन का एग्जाम्स में बाद में ही करते हैं, एंड में करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस से मेडिकल में आ गया तो आता तो होगा लेकिन टाइम खा सकता है आपका, थोड़ा सा इसको एंड में कीजिएगा, ठीक है। और देख लीजिएगा अगर अटेम्प्ट कर चुके हो, मतलब क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर चुके हो तो टाइम दीजिए, फिर आप उसको करके हटाइए। मतलब क्वेश्चन देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये टाइम खाएगा या हो जाएगा उस तरीके से। तो ऐसा नहीं आप क्वेश्चन कर रहे हो, इतना कर दिया फिर रियलाइज हुआ यार ये टाइम खा रहे हैं, नहीं, फिर आप सोचना नहीं आपको, फिर आप पूरा करके छोड़िए। तो क्वेश्चन देखते आपको उसका आइडिया होना चाहिए, इसके लिए उसके आपको वैसे क्वेश्चंस उस पैटर्न पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके लिए, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन टाइम खा है बिकॉज वेवलेंथ निकाल के कंपेयर करना पड़ेगा, कोई इसमें तुक्केबाजी नहीं है कि भाई हाँ मैच कर जाएगा इस तरीके से। अगर फुल प्रूफ जाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी तो कर रहा हूं। थर्ड 8th लेवल से 4th लेवल बेरिलियम, बेरिलियम मतलब Z बराबर 4, तो क्या आ जाएगा 1 बाय लैम्डा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 16r बाहर आ जाएगा Z की वजह से, और 1/4th लेवल कितना हो जाएगा 8th लेवल, 4 इज 16 64, कितना बचेगा ये 16r, यहां बचेगा आपका 64, 4 माइनस 1 3, 16 4 आ गया, ये भी सही है ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा बोथ 2 and 3, आंसर हो जाएगा बोथ 2 and 3, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर आएगा इसका, ठीक है भाई। तो आई सपोज कि आपने ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रुक जा भाई रुक जा, इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ रेडियस बिटवीन 3rd and 2nd ऑर्बिट ऑफ H एटम एंड लिथियम 2+ आयन। सवाल को ध्यान से पढ़िए आप, क्या बोले, एक अपने पास गिवन है H एटम
एक अपने पास गिवन लिथियम 2+ एटम, इसका जेड कितना हो जाएगा 3, इसका जेड जानते हैं 1 रहेगा। द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ रेडियस बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड ऑर्बिट, इसके थर्ड माइनस सेकेंड, इसका थर्ड माइनस सेकेंड ऑर्बिट, इनका आप निकालो रेशियो। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आपको कि H एटम का 3O2 का डिफरेंस निकालना है, लिथियम का 3O2 का डिफरेंस निकालना है, अब इनका रेशियो निकालना है आपको। तो आपको आंसर में ये रिपोर्ट करना है R3 माइनस R2, ऊपर H एटम है, और H एटम R3 माइनस R2 फॉर लिथियम एटम। तो ये आपको कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से। अक्सर बच्चे इस 3-2 में घूम जाएंगे और डिफरेंस को देखेंगे नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका थर्ड निकाल देंगे, इसका सेकंड निकाल देंगे और रेशियो निकाल देंगे। डिफरेंस पूछा आपसे, इसका 3-2, उसका 3-2 का रेशियो फाइनली। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास 0.529 n स्क्वायर बाय z इन एंगस्ट्रॉम। R3 माइनस R2 चाहिए आपको H एटम के लिए, ठीक है, निकालते हैं। R3 क्या हो जाएगा अपने पास 0.529 n स्क्वायर इज R2, हालांकि कैंसिल हो जाएगा वैल्यू, फिर भी एक बार वैल्यू पुट कर लेते हैं, कोई माड़ा नहीं है, 4/1 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया H एटम के लिए बात कर लिया अपन ने। लिथियम एटम के लिए बात करें तो ये मैंने H एटम की बात की, लिथियम के लिए बात करूंगा बेसिकली। R3 क्या हो जाएगा 0.529 इंटू 9/3 एंगस्ट्रॉम। R2 क्या हो जाएगा 0.529 n स्क्वायर बाय z, दैट इज 4/3 एंगस्ट्रॉम। इसको इसमें से माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस करके फिर रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। इसको हटा दीजिए, स्पेस चाहिए मुझे भैया अभी। R3 माइनस R2 कीजिए आप, ऊपर क्या आएगा 0.529 बाहर आ जाएगा, 9 माइनस 4 5 बचेगा। इधर बताओ क्या बचेगा, इधर 3 बचा, तो 0.529 3 माइनस 4/3, ये कैंसल। तो यहां से कुछ मामला बन रहा है भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, देख लेंगे भैया बाद में। 5 डिवाइड बाय 3 9 माइनस 4 इंटू 3, कितना 3/1 आ गया। ये तो ऑप्शन कोई है क्या 3/1? जी हाँ, ऑप्शन ए है। सवाल बेहद आसान है, कोई खास नहीं है सवाल के अंदर, लेकिन ठीक है, थोड़ा आराम से इसको कीजिएगा सॉल्व तो बन जाएगा आपसे सवाल, ठीक है। क्वेश्चन होने वाला सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कब तक बचोगे भाई, कभी कभी एडवांस का भी सुख भोगना चाहिए। देख लीजिए एक बार, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में पहले भी आ रखे हैं। श्रोडिंगर वेव फंक्शन से, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, हम क्लासेस को पढ़ाते भी एडवांस लेवल के लिए। मेडिकल में सवाल ऐसा आता नहीं है, तो बस आप देख लीजिए आराम से। जो मेडिकल का बच्चा है, जो जे का बच्चा है, उसको ऐसे क्वेश्चंस करने आने चाहिए। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर H एटम इज, ठीक है, एक इक्वेशन गिवन आपके पास, वेयर A नोट and Z are constant in which answer can be expressed as sigma बराबर 2r by A नोट, then the minimum and maximum position of radial nodes from nucleus respectively are। रेडियल नोड डिस्टेंस डिपेंडेंट नोड होते हैं, और हम रेडियल नोड की वैल्यू तो निकालते हैं कि 2 नोड है कि 3 नोड है, लेकिन उसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि न्यूक्लियस से इतनी दूरी पे पहला नोड आ जाएगा जहां डेंसिटी 0 हो जाएगी, उतनी दूरी पे अगला नोड आ जाएगा जहां डेंसिटी अगेन 0 हो जाएगी। तो वो जो डिस्टेंस है ना उस नोड का, उसको न्यूक्लियस के थ्रू आप निकाल सकते हैं, उस डिस्टेंस को आप उसको मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। क्या आप कहते हैं भाई कि 2 नोड आने वाले मान लो, तो कितनी दूरी पे आएगा, ये रहा सेकंड वाला यहां आ जाएगा। तो ये आपकी नोड्स की पोजीशन हो सकती है, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली हम निकाल सकते हैं
रेडियल नोड्स कितने डिस्टेंस पे रहेंगे न्यूक्लियस से, और वही इस क्वेश्चन की डिमांड है भाई कि निकाल के दिखा दीजिए। तो मैं देखो, पहली बात तो नोड का मीनिंग क्या है। नोड का मतलब है कि जहां डेंसिटी पाने की संभावना जीरो हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी जीरो रहेगी, उसको बोलेंगे नोड आ चुका है। और आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी के लिए साई स्क्वायर निकालते हैं। अगर साई स्क्वायर की वैल्यू आएगी कुछ, जो भी वैल्यू आएगी 0.1 0.2 वगैरह, तो प्रोबेबिलिटी बताएगी वो। अगर इसको मैं जीरो कर दूंगा, इसका मतलब अगर साई स्क्वायर जीरो हो जाएगा, इसका मतलब आप नोड पे आ चुके हैं, आप नोड की बात कर रहे हैं। देखो साई स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है। साई स्क्वायर जीरो है, इसका मतलब मैथमेटिकली साई भी तो जीरो होगा, और हमें सवाल के अंदर साई फंक्शन ही गिवन है, वेव फंक्शन ही गिवन है। तो मुझे इस वैल्यू को, इस वेव फंक्शन को जीरो करना है। तो मुझे बताओ मैथमेटिकली अगर मुझे इस वेव फंक्शन को जीरो करना है तो क्या करूं? सर ये जो कांस्टेंट है कुछ कर नहीं सकते, इसको सर हम, ये जो अपने पास वेरिएबल पार्ट है, लीनियर पॉलिनोमियल पार्ट है, इसको अपन जीरो कर सकते हैं सर, यहां से काम बन जाएगा। अगर आप इस पार्ट को जीरो करोगे पूरे को, तो साई अपने आप जीरो बन जाएगा, बस फिर खत्म क्वेश्चन। उठाइए उस पार्ट को, क्या है वो, सिग्मा -1 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर ये जीरो हो गया तो ऑटोमेटिकली साई जीरो हो जाएगा, साई स्क्वायर जीरो हो जाएगा, नोड की बात हो जाएगी। ये कैसे जीरो होगा, या तो ये जीरो हो या फिर ये जीरो हो, या दोनों ही जीरो हो, तो सिग्मा बराबर 1 आएगा। कब इसको जीरो करूंगा तो, अगर इसको जीरो करूंगा तो सिग्मा माइनस, सॉल्व कीजिए इसको, 8 सिग्मा क्या होगा, 6 माइनस 2 सिग्मा। मैथमेटिकली सॉल्व करना, और तो क्या ही है इस सवाल के अंदर। सिग्मा -6, और यहां से आपके पास आ जाएगा, यहां से इतना क्यों कर रहा हूं मैं, सिंपल कर लो ना भाई। सिग्मा -6 और सिग्मा -2 बराबर 0। चेक कर लो, सिग्मा स्क्वायर 6 सिग्मा 6 2, हाँ बेटा, तो सिग्मा बराबर 6 आएगा, सिग्मा बराबर 2 आएगा। तो तीन वैल्यू मेरे पास सिग्मा की आ रही हैं साई को जीरो पुट करने पे। अब बस मुझे सिग्मा को आर और ए नोट के फॉर्म में रिपोर्ट करना है सवाल के अंदर। तो मेरे पास तीन वैल्यूज आई है, मैं तीनों वैल्यूज को आपके सामने पुटअप करता हूं। एक सिग्मा बराबर 1 आया है, सिग्मा की वैल्यू क्या है, 2r बाई ए नोट बराबर 1, मीनिंग 2r बराबर ए नोट है। आर कितना हो गया, डिस्टेंस ए नोट बाई 2। अरे रेडियस पूछा है ना भाई, इस रेडियस पे वो वैल्यू वहां पे नोड आ जाएगा, दैट इज ए नोट बाई 2 आएगा। कब, इससे कितना आ रहा है आर की वैल्यू, ए नोट बाई 2 आ रहा है। ऑप्शन देखिए आपके पास, ऑप्शन हमेशा आपके पास ए नोट के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। अगर मैं सिग्मा बराबर 2 करता हूं तो वैल्यू कितनी आएगी बताइए मुझे। अगर मैं सिग्मा बराबर 2 करता हूं तो सिग्मा कितना है, 2r बाई ए नोट बराबर 2, आर बराबर ए नोट। तो यहां से इसके लिए जो वैल्यू आई है वो आई है आर बराबर ए नोट। और अगर मैं सिग्मा को 6 पुट करता हूं, सिग्मा कितना है, 2r बाई ए नोट बराबर 6, आर बराबर 3 ए नोट। तो मेरे पास तो तीन वैल्यू है, मेरे पास तो तीन वैल्यू है। सिग्मा इज आर इज ए नोट बाई 2, आर इज ए नोट एंड आर इज 3 टाइम्स ए नोट। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देन द मिनिमम बताइए, और कौन सा बताना है, मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी कि आर मिनिमम कितना है बताइए, उसके बाद आर मैक्सिमम बताइए कितना है। मैक्सिमम तो आपके पास 3 ए नोट है, और मिनिमम क्या हो जाएगा, ए नोट बाई 2, और दूसरा क्या है ए नोट, तो मिनिमम क्या रहेगा आपके पास, ए नोट बाई 2 रहेगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, ए नोट बाई 2 एंड 3 ए नोट। पहला तो नहीं है, देख लीजिए आप, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन आपको एडवांस के अंदर मिल सकता है। ऐसे क्वेश्चन हम क्लास में करवाते भी हैं, और आप उम्मीद है कि आपने ऐसे क्वेश्चन किए भी होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी किए तो आप कर सकते हैं, एटलीस्ट यहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। कंसेप्ट आना चाहिए बेसिकली, ठीक है।
अगर कंसेप्चुअली आप ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थर्ड ऑर्बिट ऑफ एच एटम इज। एच एटम के थर्ड ऑर्बिट के लिए जो सही बात है उसको बता दीजिए भाई। n बराबर 3 है, वो भी एच एटम वाला। अगर एच एटम है तो मुझे सिर्फ बोहर मॉडल से ही सारी बातों को सोचना है, मुझे किसी और मॉडल को, श्रोडिंगर मॉडल को यहां पे इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। अगर n बराबर 3 है तो 3s 3p या 3d ऐसा कुछ ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, और सबकी एनर्जी बराबर रहेगी, ये आपको बता चुका हूं मैं। दे विल बी डिजनरेट। s में रहेगा एक ऑर्बिटल, p में रहेगा 3 ऑर्बिटल, d में रहेंगे 5 ऑर्बिटल्स। 5 3 8 और 1 9 ऑर्बिटल्स। सो डिजनरेसी विल बी 9 अगर पूछा जाए तो। अब देखते हैं। इट कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 9 इलेक्ट्रॉन्स। भाई n बराबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं? अगर 9 ऑर्बिटल्स हैं तो मैक्सिमम इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो पहली बात तो गलत लग रही है मुझे। इट कंटेन्स 9 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, बिल्कुल सही बात है। इट कंटेन्स 9 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग 3 सेट ऑफ 9, फालतू। इट कंटेन्स 9 सब शेल। अरे क्या बोलता है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर कि ये सवाल किस तरीके से आपको पढ़ना है। वो सेम पैटर्न का सवाल हम पहले कर चुके हैं। आओ भैया अगला सवाल। The sum of angular node and angular momentum for phi 432। एक वेव फंक्शन गिवन है मेरे पास, एक वेव फंक्शन गिवन है साई 432 432। इसके लिए मुझे सम पूछा है कि इसका एंगुलर नोड का वैल्यू बताइए प्लस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिला के बताइए क्या आएगी आपके पास। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको अप्रोच, देखिए ध्यान से आप। जो वेव फंक्शन होता है ना वो ऐसे लिखा जाता है, साइन साई एम एल और एम, प्रिंसिपल सब्सिडरी एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जस्ट कंपेयर। एन कितना आ गया 4, एल कितना आ गया 3, एम कितना आ गया 2। आप देख पा रहे हैं कि आप आराम से यहां कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपके पास n4 है, l3 m2 है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज एंगुलर नोड। तो आपको पता है कि भाई एंगुलर नोड की वैल्यू जो होती है वो l के बराबर ही होती है। हटाओ इसको। तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, अंडर रूट l इंटू एल प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज h कट। h कट मतलब होता है h क्रॉस, ये h बाई 2 पाई बोल लीजिए। इस h कट को कई बारी बुक्स के अंदर h बाई 2 पाई भी लिखा होता है, दोनों एक ही बात है। या h कट बोल लो, अच्छा लगता है बोलने में, या h बाई 2 पाई बोल लीजिए। तो ये फॉर्मूला रहेगा आपका एंगुलर मोमेंटम का, जो हम क्लास में करते भी हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है मैथमेटिकली, इसके वैल्यू निकालनी है, ऐड कर देना है, बस काम खत्म। निकाल के देखें करें, बोलो। सो उसकी वैल्यू कितनी है, एल है, एल कितना है 3 प्लस रूट में क्या आएगा एल, अगेन 3 इंटू एल प्लस 1 4। सो 3 प्लस कितना आएगा ये रूट 12 एच कट। इन ऑप्शंस आपके पाई के फॉर्म में गिवन है, तो आपको अपने एच कट को पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। 3 प्लस रूट 12 एच बाई 2 पाई। अभी भी इस फॉर्म में ऑप्शंस नहीं गिवन है, थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको आपको सेट करना पड़ेगा। 3 प्लस रूट 12 क्या हो जाएगा अपने पास 4 इंटू 3 एच बाई 2 पाई। यस और नो, यस बना लेंगे यहां तक। रूट 4 को बाहर निकालेंगे, क्या आएगा अपने पास रूट 3 बाहर 2 आ जाएगा, एच बाई 2 पाई। बोलो भैया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई को यहां भेज दो, 3 पाई प्लस रूट 3 एच बाय पाई। ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपका हिसाब भी आपने निकाल लिया होगा, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। रूट 6 आ रहा है, रूट 3 एच प्लस 3 पाई बाय पाई, ठीक है। रूट 3 एच प्लस पाई
√3h प्लस 3 पाई अपॉन 3 पाई, नहीं नीचे पाई आएगा, 3 पाई नहीं आएगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आगे ना आप मार्क कर लीजिए, काफी अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप रिवाइज करके जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैंने कहा ना, मैं हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप किए मैंने, चाहे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो, क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन चैप्टर की कवरेज होनी जरूरी है। जैसे अपने स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन किए, अपने स्पेसिफिक चार्ज का क्वेश्चन किया जो कि आपका स्टार्टिंग वाला पोर्शन से आता है, फिर अपने कुछ क्वेश्चन किए और कॉन्फ़िगरेशन वाले, कुछ क्वेश्चन किए बोहर मॉडल के। तो टॉपिक हम सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की मैंने इन क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और बना लीजिए आप। चलो हाँ भाई, इस क्वेश्चन को चेक करते हैं एक बार। द थर्ड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ H एटम इज ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम। बाल्मर सीरीज की तीसरी लाइन का बताइए व्हाट इज द ट्रांजिशन। थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का ट्रांजिशन आपसे पूछा गया है। तो भाई बाल्मर सीरीज का मतलब होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी हायर लेवल से n बराबर 2 पे आएगा, 3 से 2 पे आ जाए, 4 से 2 पे आ जाए, 5 से 2 पे आ जाए, इस तरीके से 2 पे आना है आपको। डीएक्साइट होने के बाद, डीएक्साइटेशन होने के बाद आपको 2 पे आना है, ठीक है। आओ भैया 2 पे आ जाओ, या तो 3 से या 4 से 5 से 6 से, किसी से भी, किसी से भी। थर्ड लाइन पूछी है, इसका मीनिंग क्या रहेगा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ फर्स्ट लाइन? अगर 3 से 2 पे आएंगे तो उसको बोला जाएगा फर्स्ट लाइन। 4 से 2 पे आओगे तो क्या बोला जाएगा? सेकंड लाइन। 5 से 2 पे आओगे तो क्या बोला जाएगा? थर्ड लाइन। 3 से 2 पहली लाइन, मिनिमम एनर्जी गैप। 4 से 2 सेकंड लाइन, 5 से 2 थर्ड लाइन। तो n बराबर 5 से आप n बराबर 2 पे आएंगे। तो वही पूछा है, फोर्थ ऑर्बिट रहेगा ना भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिफ्थ बोर ऑर्बिट टू सेकंड बोर ऑर्बिट, बिल्कुल सही बात है ये। 6 से 7 से ना भैया ऐसा कुछ, ऑप्शन बी रहेगा आपका। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम स्पेक्ट्रम, इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कैसा, किस टाइप का क्वेश्चन मेरे पास। Which of the following orbital has equal probability of finding electron in any direction at a certain distance from nucleus? न्यूक्लियस से किस दिशा में जाऊंगा तो हर दिशा में मुझे संभावना सेम मिलेगी इलेक्ट्रॉन पाने की। तो ये तो भाई तभी पॉसिबल है जब आपका ऑर्बिटल स्फेरिकल रहेगा। अगर आपके ऑर्बिटल को शेप है, वो डंबल है, डबल डंबल है, तो वो एक ही दिशा के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगा, एक्स में या वाई में या इस तरीके से। लेकिन अगर आपका ऑर्बिटल स्फेरिकल है, जो कि एस ऑर्बिटल होता भी अपने पास, उसका शेप स्फेरिकल रहेगा, उसके अंदर आपकी संभावना जो है, प्रोबेबिलिटी जो है, इक्वल रहेगी हर तरफ। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर विल बी एस ऑर्बिटल। ठीक है बेटा जी, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को? ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे? यस। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। कुछ 14-15 क्वेश्चन अपने कर चुके हैं, ये लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्लियर हो जाएगा आपको फिर सारा बात। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द क्वांटम नंबर L बराबर 2 फॉर Fe+3 आयन विल बी। Fe+3 आयन के लिए L बराबर 2 के लिए जो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स है वो बताइए क्या रहेगा। भाई Fe का मतलब होता है 3d6 4s2, आपको 3 निकालने हैं, तो फाइनली आपके पास 3d5 बचेगा, ठीक है। अगर आप L बराबर 2 की बात कर रहे हैं तो L बराबर 2 तो D सब शेल को ही उठाएगा, और D तो यहीं पे अपने पास अवेलेबल है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद दिस, L बराबर 2 की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? भाई L बराबर 2 का मतलब है आपके पास D होना चाहिए, तो D तो यही आएगा। कितने हैं? 5 है, खत्म क्वेश्चन। 5 ऑर्बिटल, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम, खत्म। तो ये अपने पास कुछ प्रैक्टिस सेशन मैंने किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। आई होप आपको ऐसे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर आप इसको पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से और चीजों को भी कैरी कर सकूं और आपको
नेक्स्ट टॉपिक्स में भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।